अगर इतिहास के दो सबसे बड़े दुश्मन एक कमरे में बंद कर दिए जाएं, तो क्या होगा? एक तरफ साम्राज्य का गुरूर, दूसरी तरफ क्रांति की आग। वायसराय के आलीशान स्टडी में हवा में सिगार का धुआं तैर रहा था। धुएं के उस पार विंस्टन चर्चिल बैठा था, जिसकी आंखों में ब्रिटेन की पूरी ताकत की अकड़ थी। उसने अपना सिगार जलाया और उसकी नजरें मेज के दूसरी तरफ बैठे उस नौजवान पर टिकी थीं, जो शांत, स्थिर और बेखौफ था। चर्चिल के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। तो ये है वो लड़का, उसकी आवाज कमरे की खामोशी को चीर गई, जो सोचता है कि वो एक घर में बने बम और एक पर्चे से एक साम्राज्य को झुका देगा। ये सवाल नहीं था, ये एक हमला था, ताकत का, गुरूर का और उस सत्ता का जो मानती थी कि सूरज कभी उसके राज में नहीं डूबता। भगत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थी। बड़ी बड़ी किताबों से भरी अलमारियां, जिनकी जिल्दों पर सोना मढ़ा था, दीवारों पर लगी तस्वीरें जिनमें अंग्रेज अफसर शिकार किए हुए शेरों के साथ खड़े थे, और कोने में वो बड़ा सा ग्लोब, जिस पर गुलाबी रंग से रंगे हुए देश ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी कह रहे थे। यह कमरा ताकत का एक स्मारक था। हर चीज यहाँ गुलामी की गवाही दे रही थी। चर्चिल को लगा कि उसकी खामोशी डर की निशानी है, लेकिन वो गलत था। भगत सिंह खामोश नहीं था, वो सुन रहा था। वो उस कमरे की दीवारों में कैद उन लाखों हिंदुस्तानियों की चीखें सुन रहा था, जिनकी दौलत से ये आलीशान कमरा सजाया गया था। उसकी शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। चर्चिल आगे झुका, उसकी कोहनियां मेज पर टिकी थी। हमने तुम्हारे देश को व्यवस्था दी, कानून दिया। हमने रेलवे लाइनें बिछाई, स्कूल और अस्पताल बनाए। हमने सदियों से एक दूसरे से लड़ते हुए राजेर जवाड़ों को एक देश में बांधा। और तुम जैसे लोग उस सब को आग लगा देना चाहते हो। उसकी आवाज में अब गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो खुद को सही मानता है। उसने हाथ में पकड़े व्हिस्की के गिलास को देखा और फिर भगत सिंह से सीधा सवाल किया, किस हक से? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम एक हत्यारे बनकर इस देश को फिर से उसी अंधेरे में धकेल दो जहां से हमने इसे निकाला था? चर्चिल के लिए यह एक सीधी सी बात थी, व्यवस्था बनाम अराजकता, साम्राज्य बनाम बर्बरता। भगत सिंह ने धीरे से अपने चश्मे को ठीक किया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिक्षक अपने नासम छात्र को देख रहा हो। उसने चर्चिल की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज शांत लेकिन किसी छुरी की तरह तेज थी। जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं मिस्टर चर्चिल, वो एक लाइब्रेरी की व्यवस्था है या एक कब्रिस्तान की, जहाँ सब कुछ शांत तो है पर जिंदा कुछ भी नहीं। एक पल का सन्नाटा छा गया। भगत सिंह रुका नहीं। और जिस अंधेरे से आप डरते हैं, वो अज्ञानता का अंधेरा है, या वो अंधेरा जो तब छा जाता है जब एक इंसान को अपने पैरों में पड़ी जंजीरें दिखनी बंद हो जाएं? पहला वार हो चुका था, और ये बम का नहीं, शब्दों का वार था, जिसने चर्चिल के गुरूर की पहली दीवार में दरार डाल दी थी। चर्चिल का चेहरा तमतमा गया। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसका धैर्य जवाब देने लगा, शब्दों के खेल में मत उलझाओ लड़के। तुमने असेंबली में बम फेंका, तुमने हिंसा का रास्ता चुना, तुम्हारे हाथों पर खून लगा है। तुम एक अराजकतावादी हो, जो सिर्फ तोड़ना जानता है, बनाना नहीं। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा उठा, जैसे अपने कद से भगत सिंह को डराना चाहता हो। तुमने बहरों को सुनाने की बात की थी। तुमने उन लोगों की जान खतरे में डाली जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। क्या यही तुम्हारी क्रांति है? बेगुनाहों को मारकर अपनी बात मनवाना? चर्चिल अब भगत सिंह को एक दार्शनिक से वापस एक अपराधी के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। वो बहस को विचारों से हटाकर हिंसा पर लाना चाहता था, क्योंकि वहाँ वो खुद को ज्यादा मजबूत समझता था। भगत सिंह शांत रहा। हिंसा, उसने धीरे से कहा, हिंसा दो तरह की होती है मिस्टर चर्चिल। एक जो एक इंसान करता है,
और दूसरी जो पूरी की पूरी व्यवस्था करती है। हमारा बम कुछ गज के दायरे में फटा, लेकिन आपकी नीतियों के बम तो रोज इस देश के लाखों घरों में फटते हैं। जब आपकी लगान नीतियों की वजह से एक किसान भूखा मरता है, क्या वो हिंसा नहीं है? जब मिलों में काम करने वाला मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, क्या वो हिंसा नहीं है? उसने यूरोप के दार्शनिकों का जिक्र किया, यह बताते हुए कि जब कानून ही जुल्म का हथियार बन जाए तो उसे तोड़ना ही सबसे बड़ा इंसाफ होता है। आपकी पूरी सल्तनत ही हिंसा की नींव पर खड़ी है। हम तो बस उस धीमी हिंसा का जवाब एक जोरदार धमाके से दे रहे थे। बहस अब निजी हो रही थी। चर्चिल ने ब्रिटिश अफसरों की कुर्बानियों का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी जानें देकर भारत में सभ्यता की स्थापना की। उसकी आवाज में गर्व था। हमने अपने बेहतरीन लोग यहाँ भेजे। हमने इस मिट्टी के लिए अपना खून बहाया है। भगत सिंह की आंखों में एक दर्द उभरा, लेकिन उसकी आवाज फौलाद की तरह मजबूत थी। और जलियांवाला बाग में बहा खून, वो किसका था मिस्टर चर्चिल? वो हजारों निहत्थे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, क्या वो आपकी सभ्यता का हिस्सा थे? आप उस दौलत की बात क्यों नहीं करते जो यहाँ से जहाजों में भरकर लंदन के बैंकों में जाती है? वो खून और पसीना किसका है? कुर्बानी सिर्फ वो नहीं होती जो अपनी मर्जी से दी जाए। कुछ कुर्बानियां जबरन ली जाती हैं। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भगत सिंह सीधा हुआ और उसने चर्चिल की आंखों में ऐसे देखा जैसे वो उसकी आत्मा के आर पार देख रहा हो। आप मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मेरे हाथ में बंदूक है मिस्टर चर्चिल। आप मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मेरे पास एक विचार है। आप भगत सिंह को फांसी दे सकते हैं, पर आप समाजवाद को फांसी नहीं दे सकते। उसकी आवाज अब किसी क्रांतिकारी की नहीं, किसी भविष्यवक्ता की लग रही थी। आप मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं, पर आप आजादी के उस सपने को खत्म नहीं कर सकते जो अब हिंदुस्तान के हर नौजवान की आंखों में पल रहा है। आप एक इंसान से नहीं, एक आने वाले कल से लड़ रहे हैं, और आने वाले कल को कोई नहीं हरा सकता। चर्चिल अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। मेज पर रखा व्हिस्की का गिलास छलक गया। तुम्हारा विचार तुम्हारे साथ ही फांसी के तख्ते पर मर जाएगा। उसकी आवाज में अब दलील नहीं, सिर्फ धमकी थी। वो हार रहा था और वो ये जानता था। भगत सिंह के चेहरे पर एक हल्की उदास मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया थी। उस आदमी के लिए जो अपनी पूरी ताकत के बावजूद इतना कमजोर था। यहीं पर आप गलती कर रहे हैं मिस्टर चर्चिल, उसने धीमे से कहा। मेरी मौत वो बीज होगी जिससे हजारों नए क्रांतिकारी पैदा होंगे। आप मुझे सजा नहीं दे रहे हैं, आप अपने साम्राज्य के मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे हैं। चर्चिल, जो वैचारिक रूप से हार चुका था, अब अपनी आखिरी और सबसे बड़ी ताकत का सहारा ले रहा था। इतिहास विजेता लिखते हैं, उसने थकी हुई लेकिन घमंड भरी आवाज में कहा, और तुम लड़के, तुम हार चुके हो। यह उसका आखिरी दाव था, सत्ता का सबसे पुराना सच। लेकिन भगत सिंह के पास इसका भी जवाब था। इतिहास शहीद भी लिखते हैं मिस्टर चर्चिल, विजेता कानून लिखते हैं, लेकिन शहीद लोगों की अंतरात्मा लिखते हैं। आपकी जीत कुछ सालों की होगी, लेकिन हमारी कुर्बानी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे वो दीवारें भी उसकी गवाह बन रही हों। लोग राजाओं के नाम भूल जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों को हमेशा याद रखते हैं जो आजादी के लिए मर मिटे। सन्नाटा, एक गहरा भारी सन्नाटा। बहस खत्म हो चुकी थी। चर्चिल बुरी तरह हिल चुका था। उसका गुरूर, उसका गुस्सा, सब कुछ शांत हो गया था। उसकी जगह एक ठंडी गहरी खामोशी ने ले ली थी। वो अब एक कट्टरपंथी को नहीं, बल्कि इतिहास की एक ऐसी ताकत को देख रहा था जिसे झुकाया नहीं जा सकता था। बिना कुछ कहे वो अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका।
उसने मुड़कर एक आखिरी बार भगत सिंह को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बस एक उलझन थी और शायद सम्मान की एक हल्की सी झलक। फिर वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर एक भारी ताले के लगने की आवाज गूंजी। खटाक। भगत सिंह अब फिर से अकेला था, उस आलीशान कमरे में एक कैदी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, एक गहरी अटूट शांति। वो अब कैदी नहीं लग रहा था। यह कमरा, जो कुछ देर पहले तक ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, अब एक मरते हुए युग के मकबरे जैसा लग रहा था। भगत सिंह शारीरिक रूप से कैद था, लेकिन उसके विचार, उसकी आत्मा उस कमरे की हर दीवार को पार कर चुकी थी। उसने अपनी जंग जीत ली थी, फांसी के तख्ते पर चढ़ने से बहुत पहले, क्योंकि असली आजादी जंजीरों के टूटने से नहीं, बल्कि जंजीरों के डर के खत्म हो जाने से मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।